स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे गद्य की विधाओं में अगला पार्ट जो है। गद्य की जो अगली विधा है वो है आत्मकथा। इससे पहले के जो भी गद्य की विधाएं जिस रूप में लिखी गई हैं, कौन कौन से रूप हैं, उनको हम अपने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं आत्मकथा। महापुरुषों के माध्यम से लिखी गई आत्मकथाएं पाठकों का सही मार्गदर्शन करती हैं। यानी जो भी महापुरुष होते हैं उनके माध्यम से जो वो अपनी आत्मकथाएं लिखते हैं कि उन्होंने किस तरह से वो महान बने, किस तरह से जीवन में सफलताएं प्राप्त की हैं और वो किस किस संघर्ष को पार करते हुए सफलता की सीढ़ी चढ़े हैं। तो ये पाठकों के लिए एक अच्छी तरह से गाइडेंस का काम करती हैं, सही मार्गदर्शन करती हैं और ये साथ ही बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक भी होती हैं। इनसे प्रेरणा लेकर के मनुष्य जो है अपने जीवन को सफल बना सकता है और निराशा और निरुत्साहित व्यक्ति भी इनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ सकता है और जीवन को एक सही दिशा दे सकता है। तो गद्य की इस विधा के अंतर्गत लेखक अपने जीवन व्रत को व्यवस्थित रूप से और रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है। यानी लेखक का जो होता है, तो आत्मकथा जब लिखता है तो वो उसका उद्देश्य ये होता है कि जीवन में उन्होंने जितने भी संघर्ष किए हैं उसको अच्छी तरह से एक सीक्वेंस में अच्छी तरह से उसको व्यवस्थित रूप से और इंटरेस्टिंग वे में कि जब पाठक उसे पढ़े तो उसे ये बोरिंग ना लगे और अच्छी तरह से उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। तो इसके अंदर छोटी बड़ी जो घटनाएं होती हैं न केवल क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है, बल्कि अपने जीवन पर पड़े हुए अनेक प्रभावों का उल्लेख भी इसमें लेखक करते हैं। और इन घटनाओं में जो जीवन से संबंधित सभी ऊंच नीच और सरल भाव से वर्णन होता है। यानी उसमें किसी तरह का बैरभाव या बुराई या किसी तरह का किसी को चोट पहुंचाना उद्देश्य नहीं होता है। महापुरुष अपने जीवन की हर छोटी बड़ी घटनाओं को अच्छी तरह से उसमें प्रस्तुत करते हैं। और आत्मकथा लिखने का जो तरीका होता है, जिसमें सबसे अधिक जो सब प्रसिद्ध हुए हैं आत्मकथाकार, उनमें पांडे, बेचन शर्मा, यशपाल, बाबू गुलाब राय और हरिवंश राय बच्चन जी का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। अब गद्य की अगली विधा होती है रेखा चित्र। स्टूडेंट्स, इसमें रेखा चित्र जब प्रश्न आता है और जब स्टूडेंट ध्यान से इसको नहीं पढ़ते हैं तो उनका मतलब ये पहली जो लाइन इसको बस पढ़कर चले जाते हैं और एग्ज़ाम में लिख कर के आ जाते हैं कि जो स्क्रैच यानी स्केचिंग की जाती है वो उसे रेखा चित्र कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको पूरे ध्यान से सुनेंगे तो आपको रेखा चित्र का मतलब समझ में आएगा। किसी भी तरह का स्केचिंग को रेखा चित्र नहीं बोला जाता है। इसमें रेखा चित्र जो है अंग्रेजी शब्द के स्क्रैच शब्द का अनुवाद है, ये सच है, लेकिन शब्दों के रेखा और चित्र के योग से बना है रेखा चित्र। यानी जो शब्द लिखे जाते हैं उन शब्दों को इस तरह से माला में पिरो करके पाठकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है कि जब पाठक उसे पढ़ते हैं तो उनके सामने एक इमेज बनना शुरू हो जाती है, एक कल्पना चित्र जो है सामने बनना शुरू हो जाता है और बहुत ही खूबसूरती से इसमें शब्दों का ढांचा तैयार किया जाता है लेखक के माध्यम से। और लेखक किसी भी सत्य घटना की, वस्तु का या व्यक्ति का एक चित्र प्रस्तुत करता है अपनी भाषा के द्वारा, अपनी भाषा में उसका वर्णन प्रस्तुत करता है। और इसमें शब्द चित्रों का प्रयोग बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। शब्द चित्रों का मतलब ये होता है कि जो लेखक जिन शब्दों का उपयोग कर रहा है उन शब्दों में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि जब पाठक इसे पढ़े तो उसके सामने उस घटना, जो भी घटना को लेखक प्रस्तुत कर रहा है, उस घटना का जो है सामने एक चित्र उभर करके आना शुरू हो जाता है। तो रेखा चित्र बहुत मायने रखता है। और रेखा चित्र लिखने के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध लेखक लेखिकाएं हैं उनमें महावीर देवी वर्मा, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, बनारसी दास चतुर्वेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी और डॉक्टर नगेंद्र विशेष रूप से उल्लेखनीय माने जाते हैं। स्टूडेंट्स, इन सभी विधाओं को आप अच्छी तरह से समझेंगे और पढ़ेंगे तो आपको परीक्षा में किसी तरह की मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि कभी MCQ के फॉर्म में 1-2 क्वेश्चन इस तरह से दिए जाते हैं 1 नंबर के, कभी 2 मार्क्स में आते हैं, कभी 3 मार्क्स में। तो 2 मार्क्स में आपको गद्य की कोई 2 विधाओं को आपस में तुलनात्मक रूप से या अंतर प्रस्तुत करने के लिए भी प्रश्न आ सकता है। तो इन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे। और कभी ये हो जाता है कि किसी लेखक का नाम आता है कि जीवनी में कौन से लेखक का नाम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, या रेखा चित्र लिखने में, या
सबसे अधिक प्रसिद्ध उपन्यासकार का नाम लिखिए और उनकी रचनाएं लिखिए। तो इस तरह से एमसीक्यूज़ भी आपको आ सकते हैं, जो हम आपको अपने अगले वीडियो में ज़रूर प्रस्तुत करेंगे। गद्य की अगली विधा है संस्मरण। संस्मरण जैसा ही नाम से ही पता चलता है, सम धन स्मरण यानी सम्यक स्मरण, यानी ठीक ठीक किसी चीज़ को याद करके उसको लिखना, यानी व्यवस्थित रूप से आपकी जो पुराने अनुभव होते हैं उन्हें एक अच्छी तरह से याद करके और एक सीक्वेंस में उसको जो लिखा जाता है, अच्छी तरह से शब्दों को उसमें उपयोग में लाया जाता है, तो उसे संस्मरण कहते हैं। यानी संस्मरण शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन स्मरण, यानी सम्यक स्मरण। किसी भी घटना, किसी व्यक्ति या वस्तु का स्मृति यानी याददाश्त के आधार पर कलात्मक वर्णन करना। कलात्मक यानी लिखने की जो कला होती है, जो आर्टिस्टिक फॉर्म होता है राइटअप का, उसे अच्छी तरह से प्रस्तुत करना संस्मरण कहलाता है। और इसमें स्वयं की अपेक्षा यानी खुद की अपेक्षा उस वस्तु की घटना का अधिक महत्व होता है जिसके विषय में लेखक संस्मरण लिख रहा होता है। यानी इसमें लेखक जो है उसे ये ध्यान देना होता है कि अपने विषय से ज़्यादा उस घटना या उस वस्तु के बारे में महत्व दे जिसके बारे में वो लिखने के लिए लालायित होता है। संस्मरण की सारी घटनाएं सत्यता पर ही आधारित होती हैं, यानी संस्मरण में किसी तरह की आप काल्पनिक चीज़ें नहीं लिखना होती हैं, उसका नियम ये होता है। और किसी भी तरह की झूठ या किसी तरह की बरगलाने वाली बातें नहीं होती हैं। संस्मरण यानी सारी सत्यता पर ही आधारित होती है। इसमें लेखक जो है कल्पना का अधिक प्रयोग नहीं करता है, जैसा हमने आपको बताया। और संस्मरण लेखकों में सबसे अधिक जो प्रसिद्ध हुए हैं, महादेवी वर्मा और बनारसी दास चतुर्वेदी जी का प्रमुख स्थान माना जाता है।